हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ भारतीय भूगोल से भारत के पहले चैप्टर भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो आज से हमारा पहला चैप्टर आज हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? भारत की भौगोलिक स्थिति। हमारा पहला टॉपिक आज क्या है? भारत की भौगोलिक स्थिति। ठीक है ना। हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? भारत की भौगोलिक स्थिति। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति से। चलिए, ये देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति यानी कि भारत की ग्लोब में स्थिति। भौगोलिक स्थिति का क्या अर्थ होता है? यही तो अर्थ होता है कि हमारे भारत की ग्लोब में स्थिति क्या है, यानी कि हमारा ग्लोब कहाँ पर स्थित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। तो भारत का क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण क्षेत्र और समस्त द्वीपों के सहित भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है आपका 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है आपका? 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए अब बात करते हैं भारत की ग्लोब में स्थिति। भारत की ग्लोब में स्थिति ग्लोब में स्थिति हम भारत की जानने से पहले हम जानेंगे कि आखिर ग्लोब क्या होता है। ग्लोब में स्थिति जानने से पहले हम जानेंगे कि ग्लोब क्या होता है, क्योंकि ग्लोब में स्थिति तो जान लेंगे लेकिन पहले ये तो पता हो कि आखिरकार ये ग्लोब क्या होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने आपके लिए एक ग्लोब बनाया हुआ है। ये देखिए, ये होता है आपका ग्लोब। ये आपका क्या है? ये है आपका ग्लोब। ठीक है ना। और इसमें जो आपको लाइनें दिख रही होंगी, जो इस प्रकार से लाइनें हैं, ये इन्हें हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। तथा जो इस प्रकार की लाइनें हैं, ये वाली, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, इन्हें हम बोलते हैं देशांतरी रेखाएं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? देशांतरी रेखाएं। चलिए, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी ग्लोब क्या होता है। हमारा ग्लोब है। यहाँ पे इस प्रकार की लाइनें होती हैं अक्षांश रेखाएं, जबकि जो इस प्रकार की लाइनें उन्हें हम बोलते हैं देशांतरी रेखाएं। अब जानते हैं भारत की ग्लोब में स्थिति। चलिए, अब एक बात और आती है कि ग्लोब में स्थिति को जानने से पहले हमें जानना होगा, ग्लोब को हमने जान लिया कि ग्लोब में अक्षांश रेखाएं देशांतरी रेखाएं क्या होती हैं। अब एक बात और है कि जो ग्लोब है, ग्लोब को 4 भागों में बांटा गया है, या यूं कहें ग्लोब को 4 गोलार्धों में बांटा गया है। तो कौन कौन से गोलार्ध हैं आपके? ग्लोब को जो गोलार्ध में बांटा गया है उनमें पहला गोलार्ध है आपका पूर्वी गोलार्ध, दूसरा है आपका पश्चिमी गोलार्ध, तीसरा है आपका उत्तरी गोलार्ध, और आपका आखिरी कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यानी कि हमारे ग्लोब को इन गोलार्धों में बांटा गया है। पहला है आपका पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इतनी बात समझ में आ गई। अब इन्हें किस प्रकार बांटा गया है ये भी समझ लेते हैं। चलिए, मान लीजिए ये है आपका ग्लोब। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका ग्लोब। तो ग्लोब में जो यहाँ से हमने ये रेखा खींची, ये कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा। हमने आपको पहले बता दिया, जो इस प्रकार की लाइन है उन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखा। तो ये जो अक्षांश रेखा मैंने खींची है, ये खींची है मैंने 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि इसे मैंने 0 डिग्री पर खींचा है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है वो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, या हम क्या कह सकते हैं? इसे विषुवत रेखा।
इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, या इंग्लिश में इसे इक्वेटर लाइन कहते हैं, इक्वेटर लाइन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि हमारा जो ग्लोब है, ग्लोब में जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमारे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए आगे चलते हैं। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, तो जो ऊपरी गोलार्ध होता है, एक होता है आपका निचले गोलार्ध, एक होता है आपका ऊपरी गोलार्ध। तो 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर जो गोलार्ध है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर, यानी कि ए वाला गोलार्ध जो है, इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। 0 डिग्री अक्षांश के यानी कि जो उत्तर में उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जबकि जो 0 डिग्री अक्षांश के यहाँ पे है दक्षिण में जो है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश के निचले वाला जो गोलार्ध है उसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इतनी बात समझ में आ गई। जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर है उसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री अक्षांश के जो नीचे है उसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध किसे कहा जाता है। तो हमारा भारत, हमारा इंडिया जो है वो यहाँ पर स्थित है, इस प्रकार से। यहाँ पे देखना है, ये यहाँ पे स्थित है इस प्रकार से। यहाँ पे स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में है, 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि हमारा भारत जो है यहाँ पर स्थित है, यहाँ पे स्थित है। तो ये कहाँ पर है? ये 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा इंडिया यानी कि हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। पहला पॉइंट आपका क्या होगा कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए, अब आती है दूसरी बात। ठीक है, दूसरी बात क्या है? ये तो हमने जाना कि हमारा ग्लोब को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा गया है। अब आती है पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध की बात। चलिए इसे भी समझ लेते हैं एक बार। मान लीजिए ये आपका क्या हो गया? ग्लोब हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका ग्लोब। ग्लोब में जो इस प्रकार की लाइनें हम देशांतरी रेखा कहते हैं। तो जो ये वाली देशांतरी रेखा है इसे हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड देश के लंदन नामक शहर से ग्रीनविच की जगह से गुजरती है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो जो इस प्रकार की लाइनें होती है उन्हें हम देशांतरी रेखाएं कहते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो जो देशांतर रेखाओं की संख्या है वो है आपकी कितनी? 180। क्योंकि कोई भी गोल वस्तु आपकी 180 डिग्री की होती है, कोई भी गोल वस्तु आपकी 180 डिग्री की होती है ना। तो आपकी देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 180। तो आपका जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यानी कि यह इस प्रकार से समझ लें कि लंदन के ग्रीनविच से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसी को हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि लंदन के ग्रीनविच से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसे हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया है। यहाँ पे है आपका ग्रीनविच स्थित। इस प्रकार से देशांतर रेखा जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उस प्रकार इस प्रकार से आपका ग्रीनविच स्थित है। लंदन का जो ग्रीनविच है 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है।
तो 0 डिग्री देशांतर जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, तो इसके इस वाले पार्ट को, यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर के राइट साइड है, इसे हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर के राइट वाले भाग को हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, तथा जो ए वाला हिस्सा है, ए वाला, इसे हम कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। इसे हम क्या कहते हैं? पश्चिमी गोलार्ध। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध क्या है। पहले मैंने आपको उत्तरी दक्षिणी बता दिया, अब आपका हो गया पूर्वी और पश्चिमी। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारा भारत जो है यहाँ पर स्थित है, इस प्रकार से हमारा भारत स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित होगा, अब आप ही बताइए देख के। ये तो आपका पश्चिमी देशांतर हो गया, तो भारत है यहाँ पर स्थित है। तो आपका एक कौन सा देशांतर, कौन सा गोलार्ध हो गया आपका? तो ये हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध, यानी कि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था, मैंने आपको बताया था कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा पॉइंट क्या है जो हमने अभी अभी जाना है कि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, या इसे हम संयुक्त रूप से इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारा भारत जो है एक उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध का देश है। भारत एक उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध का देश है। इतनी बात आई होप आपको बहुत समझ में आ गई होगी, क्योंकि हम अभी ग्लोब में स्थिति ही तो जान रहे थे। तो ग्लोब में स्थिति क्या है कि भारत एक उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध का देश है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके आगे चलते हैं, आगे स्टार्ट करें। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बात क्या आती है कि ये तो अभी हमने जाना कि अभी हमने क्या जाना, हमने अक्षांशीय देशांतर रेखाओं के बारे में जाना, और उत्तरी गोलार्ध एवं मतलब अर्थात ग्लोब के गोलार्धों के बारे में जाना, और भारत की ग्लोब में स्थिति हम लोगों ने जान ली है। अब इसके बाद क्या है, तो ग्लोब में तो भारत की स्थिति हमने जान ली है कि इस प्रकार स्थित है, यानी कि 0 देशांतर के पूर्वी देशांतर और ये अक्षांश रेखा के ऊपर स्थित है। ये हमारा भारत स्थित है। तो अब अक्षांश रेखा एक तो है नहीं, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में भी कुछ रेखाएं हैं और दक्षिण में भी कुछ रेखाएं हैं, क्योंकि पूरी ऊपर तक है सारी रेखाएं पूरी ऊपर तक एवं नीचे तक है। ठीक है, ये है आपकी देशांतर रेखाएं, 1-1 डिग्री के अंतराल पर ये सारी रेखाएं खींची गई हैं। तो 0 डिग्री देशांतर के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर भी अक्षांश रेखाओं की संख्या है और नीचे भी अक्षांश रेखाओं की संख्या है। तो यानी कि 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 90। और नीचे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? यहाँ पे भी 90। तो हमारी अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 180। यही आपको लग रहा होगा, लेकिन ये आपका गलत है, क्योंकि अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 नहीं 181 है। कितनी है? 181। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश के 90 उत्तर में हो गई, 90 दक्षिण में हो गई, 180 तो ये हो गई, लेकिन एक अक्षांश रेखा 0 डिग्री भी तो है। तो आपकी कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? आपकी 181। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये मैंने आपको बताई था। ये देखिए, इस प्रकार से है भारत की स्थिति। ये है आपकी अक्षांश रेखा और ये है आपकी देशांतर रेखा। तो हम भारत यहाँ पर स्थित है, अक्षांश रेखा के उत्तर में, देशांतर रेखा के पूर्व में, यानी कि पूर्वी एवं उत्तरी गोलार्ध का हमारा भारत स्थित है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको क्या बताने जा रहा था कि ये तो हमने जाना भारत की स्थिति ग्लोब में। अब आती है भारत का विस्तार भी अलग अलग प्रकार का होता है।
एक तो आपका होता है सीमा विस्तार, यानी कि आपकी जो पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी सीमा का बीच की जो लेंथ होती है यानी कि दूरी होती है वो सीमा विस्तार होती है। और आपका एक विस्तार होता है अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। कौन सा विस्तार होता है आपका? अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। अभी हमने अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के बारे में जाना, अब बात करते हैं अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार की भारत की। तो भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है वो किस प्रकार है, आइए समझते हैं। ये है आपका क्या, ग्लोब हो गया, ये तो आपका ग्लोब हो गया। ये हो गई आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये आपकी क्या हो गई, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसके उत्तर में कुछ अक्षांश रेखाएं हमने आपको बताया पहले, इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं स्थित है। ये पूरा ऊपर तक जाती हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे इसकी लेंथ कम होती जाएगी। और कितनी है आपकी टोटल? 90। ठीक है, 90 आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। इसी प्रकार से दक्षिण में भी है, लेकिन हमारा भारत उत्तर में स्थित है तो हम उत्तर की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा भारत मान लीजिए इस प्रकार से स्थित है, इस प्रकार से कि यहाँ से ए, यहाँ पे सुविधा की दृष्टि से ज्यादा नहीं बनाया जा सकता, इसी प्रकार से आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये आपका भारत स्थित है, तो जो भारत का निचला हिस्सा इस वाले देशांतर रेखा से टच हो रहा है। मान लीजिए ये आपकी कौन सी डिग्री देशांतर रेखा है, हम 8 डिग्री मान लेते हैं, 8 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए आपकी 8 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, ये देशांतर रेखा हम मान लीजिए यहाँ से एक और खींचते हैं इस प्रकार से, ये हो गई आपकी 37 डिग्री। ठीक है, ये हो गई आपकी 37 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारा भारत 8 डिग्री से तो स्टार्ट होता है और 37 डिग्री पर खत्म होता है। हमारा भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है यहाँ से और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खत्म होता है। यानी कि ये देखिए, ये 8 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और 37 डिग्री पर खत्म हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री अक्षांश से 37 डिग्री अक्षांश तक है। अब आपको उत्तरी कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पता है अक्षांशीय विस्तार की बात हो रही है, तो सीधी सीधी बात है, भारत उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांशीय होगा। या हम कह सकते हैं भारत का विस्तार 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। इतनी बात समझ में आ गई कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो यह है आपका 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसके आगे है, ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। अब है आपका देशांतरी विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार आपका कितना हो गया, 8 डिग्री से 37 डिग्री। अब आती है बात देशांतरी विस्तार की, चलिए उसे भी समझ लेते हैं। ये मान लीजिए आपका ग्लोब हो गया, एक मिनट, ये आपका क्या हो गया, ग्लोब। ठीक है, जो यहाँ पे ये वाली है, आप खुद बताइए कौन सी है, ये है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, ये आपकी क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो हमारा भारत यहाँ पर स्थित है, यहाँ पे ये मैंने बताया था आपको इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन सॉरी ये तो ज्यादा खराब हो गया। ये आपका ग्लोब है, ये है आपकी 0 डिग्री देशांतर। यहाँ पे आपका ग्रीनविच स्थित है, जो हमने बताया था लंदन का ग्रीनविच 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो ये हो गया आपका लंदन का ग्रीनविच। ठीक है, तो देशांतर रेखाओं की संख्या भी काफी है, इस प्रकार से गुजरती हैं, यहाँ से 0 से स्टार्ट होती हैं और 0 पर ही खत्म होती हैं।
जीरो से ही स्टार्ट हुई और जीरो पे ही खत्म हो गई। ठीक है, इस प्रकार से। इस प्रकार से अक्षांश रेखा है आपकी, इसी प्रकार से तो है आपकी ग्लोब में। ठीक है ना। तो हमारी भारत की स्थिति है वो यहाँ पर है इस प्रकार से। ए यहाँ पे हालांकि पूरा सही तरीके से मैप तो बना नहीं सकते, इसलिए आप इस प्रकार से समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने जो आपको व्हाइट मतलब सफेद कलर की पेन से बना है, ये आपका भारत है। तो भारत के, यही भारत जो हमारा देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो जो भारत के, ये हो गया आपका क्या, पश्चिमी सिरा, ये हो गया आपका पूर्वी सिरा भारत का। तो भारत के पश्चिमी सिरे से जो देशांतर रेखा गुजरती है, ये है आपकी कितनी, इसे मान लीजिए 68 डिग्री। ठीक है, इसे मान लीजिए आप 68 डिग्री। तो जहां से आपका जो पूर्वी सिरा आता है, इसे मान लीजिए 97 डिग्री, यानी कि 97 डिग्री। तो भारत का देशांतरी विस्तार कितना हो गया आपका, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। इतनी बात समझ में आ गई। देशांतरी विस्तार कितना हो गया भारत का, 68 डिग्री से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। चलिए ये देखिए, यहाँ पे हमने आपको मैप की ये देखिए, ये आपका ग्लोब है। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया, तो ये मैंने आपको क्या बताया, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है, 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश। अब आप कहेंगे सर आपने तो 8 उत्तरी से 37 उत्तरी बताया था। तो भैया जी वहां पे मैंने आपको इतना छोटा छोटा बताया था कि वहां पे पॉइंट में बताना संभव नहीं था, इसीलिए मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया था, याद करने की दृष्टि से और आपको समझाने की दृष्टि से। आप सीधा 8 से 37 याद रखेंगे तो आपको याद करने में भी सुविधा होगी और समझने में भी सुविधा होगी। यदि मैं आपको वहां पे पॉइंट में बताता तो आपको भी दिक्कत होती बताने में, आपको भी दिक्कत होती समझने में, और मुझे बताने में भी प्रॉब्लम होती, क्योंकि काफी छोटी छोटी लाइनें थी वहां पे, पतली पतली, इसीलिए मैंने आपको सीधा सीधा बताया। लेकिन वास्तविकता में आपका अक्षांशीय विस्तार कितना है आपका, यह है आपका 37 डिग्री से 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश। हमने आपको 8 और 37 तो बताया था, 8.4 और 37.6 है। तो आपका अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया आपका, 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश। आपका देशांतरी विस्तार कितना हो गया, इसी प्रकार से इसे भी मैंने आपको बताया था, 68 से 97 पूर्वी देशांतर। लेकिन वास्तविकता में क्या है आपका, 68.7 पूर्वी देशांतर से 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर। तो ये हो गया आपका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। कितना कितना हो गया, 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश से हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार, और 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर, ये हो गया आपका देशांतरी विस्तार। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आपको अब भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में पता चल गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको, अब आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैप है, यही मैंने आपको पहले बताया है। अक्षांशीय विस्तार कितना है आपका, 8.4 से 37.6, और आपका देशांतरी विस्तार 68.7 से 97.25। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया था कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है आपकी, 181, जबकि कुल देशांतरी रेखाओं की संख्या कितनी है आपकी, 360। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 181 और देशांतरी रेखाओं की संख्या 360 होती है। अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 181 क्यों होती है, ये भी मैंने आपको बताया था।
चलिए अगली बात क्या है, अगला पॉइंट क्या है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इसका अर्थात पृथ्वी को भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक घूमने में 2 घंटे का समय लगता है। आप कहेंगे सर ये बात समझ में नहीं आई। चलिए इसे भी समझ लेते हैं एक बार, इसे भी एक बार समझ लेते हैं कि देशांतर रेखा क्या है, यानी कि 1 डिग्री देशांतर जो इस पॉइंट है, इस पॉइंट को समझ लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ग्लोब हो गया, ये आपका ग्लोब हो गया। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360। मैंने बताया आपको, आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि कोई भी गोल वस्तु कितनी होती है, 360 डिग्री। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360। पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है, यानी कि अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटे। 24 घंटे में तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते, उसी के अनुसार तो दिन और रात बदलते हैं। तो पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटे। 24 घंटे का समय लगता है, यानी कि यानी कि 24 घंटे का समय लगता है, इसे हम कह सकते हैं 1440 मिनट। कह सकते 24 घंटे मिनट में बदलो तो कितना हो गया आपका, 1440 मिनट। तो पृथ्वी को 360 डिग्री, क्योंकि 360 देशांतर देखा है तो 360 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। तो पृथ्वी को एक बार 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 1440 मिनट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 1440 मिनट का समय लगता है। ठीक है, इसे भी समझ लेते हैं एक बार, 1 मिनट। अब 360 डिग्री घूमने में समय कितना लगता है, ओहो, कितना समय लगता है, 1440 मिनट। 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 1440 मिनट। तो 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री देशांतर रेखा, क्योंकि 360 देशांतरी रेखाएं तो हैं, 360 डिग्री देशांतर रेखा घूमने में समय लगता है 1440 मिनट। तो 1 डिग्री देशांतर रेखा घूमने में कितना समय लगेगा, 1440 बटे 360। 360 का 1440 में भाग दे दो, तो जितना आपका समय आएगा वो आपका 1, आप जब भाग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका ये आएगा 4 मिनट, आपका आएगा 4 मिनट। यानी कि 1 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर रेखा घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे क्या है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बिगाड़ देता हूँ। ओहो, देखिए पृथ्वी का देशांतरी विस्तार कितना है, 68 से 97। ठीक है, 68 से 97। तो ऐसा तो है नहीं, ये तो आप भारत का देशांतरी विस्तार है आपका 68 से 97। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी तो देशांतर रेखाएं होंगी जो भारत से गुजरती होंगी, और भी तो कई सारी देशांतर रेखाएं होंगी जो भारत से गुजरती हैं। ऐसा तो है नहीं एक गुजर गई और एक के बाद गुजर गई, बीच में काफी भी तो गुजरती होंगी। तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आपकी पहली हो गई 68, लास्ट हो गई आपकी 97। जब आप 97 में से इसको डिवाइड करोगे, सॉरी 97 में से इसे आप घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 30, यानी कि 30 देशांतर रेखाएं भारत से गुजरती हैं। इसमें ए भी इंक्लूड हो जाएंगी ना। तो भारत से देशांतर रेखाएं कितनी गुजरती हैं, 30 देशांतरी रेखाएं भारत से गुजरती हैं। यह हम कह सकते हैं
भारत के क्षेत्र से गुजरने वाली देशांतर रेखाओं की संख्या आपकी कितनी है? 30। भारत के क्षेत्र से 30 देशांतरी रेखाएं गुजरती हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो जब भारत से 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, अभी क्या पढ़ा हमने? 1 डिग्री देशांतर रेखा घूमने में समय कितना लगता है? 4 मिनट। तो 30 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? 30 गुणे 4 यानी कि 120 मिनट। मैंने आपको यहाँ बता दिया था, सॉरी मैं आगे चला गया था। तो 1 डिग्री देशांतर रेखा घूमने 4 मिनट, 30 डिग्री देशांतर रेखा घूमने आपका कितना लगा? 120 मिनट। या हम कह सकते हैं 2 घंटे। या हम क्या कह सकते हैं? 2 घंटे। इसका अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी को भारत के क्षेत्र से जो 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, उन्हें क्रॉस करने में 2 घंटे का समय लगता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये जो 2 घंटे का समय लग रहा, इसका अर्थ क्या है ये भी समझ लेते हैं। यहाँ से पृथ्वी को यहाँ तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ? भारत के पश्चिमी सिरे और पूर्वी सिरे के बीच में 2 घंटे का अंतराल है। यानी कि भारत के पश्चिमी सिरे और पूर्वी समय यानी कि पूर्वी छोर के समय में 2 घंटे का अंतराल है। अर्थात भारत के पश्चिमी छोर का समय भारत के पूर्वी छोर के समय से 2 घंटे आगे है या पीछे, ये आप बताइए। हम ऐसे थोड़ी ना कह सकते हैं आगे है कि पीछे है। हो सकता यहाँ का समय आगे हो या यहाँ का समय आगे हो, तो ये हम इसे भी समझ देते हैं। ये आपका ग्लोब है, ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो हमारी पृथ्वी इस प्रकार से गुजरती है, इस प्रकार से सॉरी घूम रही है, मतलब यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर। आप कहेंगे ये तो गलत है, तो हाँ बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर नहीं, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। ये देखिए, मैंने आपको तीर का निशान लगाया ना, यानी कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। जब पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही होगी, तो यहाँ का समय जो होगा वो पहले होगा, ये वाला समय आगे होगा, क्योंकि यहाँ से पृथ्वी जा चुकी है, यहाँ पर है, तो यहाँ का समय आगे होगा, पीछे का समय कम होगा। यानी कि ये मान लीजिए आपका, यदि मान लीजिए ये हो गया आपका पश्चिमी सिरा, ये हो गया आपका पूर्वी सिरा, तो आपका जो पूर्वी सिरा है उसका समय पश्चिमी छोर से ज्यादा होगा। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? भारत के जो ये पूर्वी छोर है, इसका समय भारत के पश्चिमी छोर से 2 घंटे आगे है। इतनी बात समझ में आ गई कि भारत के पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर के बीच में 2 घंटे के समय का अंतराल है। यानी कि भारत का पूर्वी छोर का समय और पश्चिमी छोर का समय जो है वो 2 घंटे के अंतर में चलता है। यानी कि पश्चिमी छोर का समय, या हम कह सकते हैं भारत के पश्चिमी छोर का समय भारत के पूर्वी छोर के समय से 2 घंटे पीछे है, या भारत के पूर्वी छोर का समय भारत के पश्चिमी छोर के समय से 2 घंटे आगे है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। या तो हम कहें पश्चिमी छोर का समय पूर्वी छोर के समय से 2 घंटे भारत में पीछे है, या हम कहें भारत में पूर्वी छोर का समय पश्चिमी छोर के समय से 2 घंटे आगे है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। यदि कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि भारत का जो पश्चिमी सिरा है और पूर्वी सिरा है उसके समय के बीच में 2 घंटे का अंतराल है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि मान लीजिए भारत के जो गुजरात वाला जो पूर्व पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पे यदि मान लीजिए सुबह के 5 बजे हैं, तो आपका जो अरुणाचल प्रदेश जो भारत का पूर्वी सिरा है, यहाँ पर आपके कितने बज जाएंगे? यहाँ पे आपके कितने बजे होंगे आप बताइए? यहाँ पे आपके 7 बजे होंगे, ठीक है। आई होप अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा।
मैं आशा करता हूँ मुझे दोबारा बताने की कोशिश ना करना पड़े। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप एक बार वीडियो पीछे करके फिर से देख सकते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि यदि भारत के पश्चिमी सदी एवं पूर्वी छोर के समय में 2 घंटे का अंतराल है तो क्या वाकई में ऐसा है? लेकिन हम ऐसा तो हमें लगता नहीं है, क्योंकि जितना समय हमारा अरुणाचल प्रदेश में होगा वही समय हमारा गुजरात में होगा। ऐसा क्यों? यदि टेक्निकली देखा जाए तो दोनों के समय 2 घंटे का अंतर है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हम लोग जब अपनी कहीं भी जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं हर जगह का समय अलग अलग होता हो। भारत में तो आप कहीं भी चले जाएंगे, हर जगह हर क्षेत्र का समय समान ही होगा, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में हो, गुजरात में हो, जम्मू कश्मीर में हो, कन्याकुमारी में हो, कहीं पे भी हो, आपका समय एक ही रहेगा। वही समय संपूर्ण भारत में रहेगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन ऐसा किस प्रकार है, यानी कि जब समय में 2 घंटे का अंतर है तो संपूर्ण भारत का समय समान कैसे है? इसे मैं आपको अगली वीडियो बताऊंगा। तो आपको अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहना होगा। अगली वीडियो का इंतजार करिए। अब मैं आपको अगली वीडियो में इसके आगे बताऊंगा। अगली वीडियो में हम भारत की मानक समय रेखा, यानी कि जिस समय रेखा से भारत में समय को मापा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। भारत की सीमा विस्तार के बारे में बात करेंगे, और भी कहीं भी भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित बातें हैं उनके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।